हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में हमने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम जो स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का है बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। नेल्स बोर इन 1913 put forth his postulates about the atomic model of hydrogen atom. While doing so, he used these 3 points, that is the quantum theory and wave particle duality of electromagnetic radiation, and third one is the line emission spectrum of hydrogen atom. इसके पहले के 2 लेक्चर्स के अंदर हमने ये 2 पॉइंट जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्वांटम थ्योरी का जो पॉइंट है वो हम इसके बाद के आगे के किसी लेक्चर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिसको हम बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स कहेंगे। दीज आर कॉल्ड एज पोस्टुलेट्स and you can also say it as salient features. स्ट्रक्चर ऑफ एटम को प्रपोज करने में बोर ने कौन कौन से खास पॉइंट्स नोटिफाई किया और कौन कौन से खास पॉइंट्स को जो है शो किया, आप उसको जो है पोस्टुलेट्स या सैलिएंट फीचर्स जो है कह सकते हो। अब ये सैलिएंट फीचर कौन कौन से हैं हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। तो लेट अस सी फर्स्ट वन। पहला जो है पोस्टुलेट कि द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द मेनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। तो यहां पर जो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव around the nucleus in a circular path। और बोर ने इस सर्कुलर पाथ को नाम दिया ऑर्बिट, या इसका एक दूसरा नाम है स्टेशनरी स्टेट, और इसका एक थर्ड नेम है अलाउड एनर्जी स्टेट। तो सिंपली हम यहाँ पर जो है इसको ऑर्बिट कहेंगे। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि सबसे पहला पोस्टुलेट जो बोर का है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में ये जो है मूव करता है लाइक दिस। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे जो है सर्कुलर पाथ्स होते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है सर्कुलर मोशन में, और इस सर्कुलर पाथ को हम नाम दे रहे हैं ऑर्बिट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलाउड एनर्जी स्टेट। तो ये जो है पहला जो है पोस्टुलेट है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि ये जो पाथ्स हैं जिसको हम ऑर्बिट्स कह रहे हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। मतलब सबसे पहला जो ऑर्बिट आपको दिख रहा है इसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट है। एज सुन एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है 1 2 3 फॉर एग्जांपल आप इसको जो है ऑर्बिट नंबर 1 कहिए, दिस इज 2 दिस इज 3, और उसके बाद आगे जो बहुत सारे ऑर्बिट होंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट विल इंक्रीज। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है रेस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। नाउ द सेकंड पोस्टुलेट, द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो टाइम से के साथ जो है चेंज नहीं होती है, ये हमेशा जो है फिक्स होती है। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम अ लोअर स्टेशनरी स्टेट टू अ हायर स्टेशनरी स्टेट इफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप एक बात जो है ध्यान रखिए, मैं ये सर्कुलर पाथ जो है फिर से बना रहा हूं। तो मान लीजिए कि आपका जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर है पहले ऑर्बिट के अंदर। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि इन ऑर्बिट्स की एनर्जी जो है कभी चेंज नहीं होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है ये अगर किसी सोर्स से एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, हमने इसके पहले जो डिस्कस किया कि ये सोर्स ऑफ एब्सॉर्बिंग ऑफ द एनर्जी कहाँ से आएगा, ये इरेडिएशन
विद लाइट भी हो सकता है और बाय हीटिंग भी हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से बाहर से एनर्जी गेन करता है, एनर्जी जो है एब्सॉर्ब करता है, तो ये अपने से ऊपर वाले एनर्जी लेवल पर जाए क्या होगा, इट विल मूव। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि दिस इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्स द एनर्जी that is equal to the energy of the second orbit, then this electron will move or jump to the second orbit. Or for example, this electron will absorb the energy equal to the second orbit, then this electron will jump to the second orbit and so on. ऐसे जो मान लीजिए कि 7th ऑर्बिट के बराबर वाली एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने जो एब्सॉर्ब किया, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल डायरेक्टली जंप टू 7th ऑर्बिट। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा उस वक्त, और कितनी, जिस ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर जो है एनर्जी एब्सॉर्ब होगी वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में जंप करेगा। तो एनर्जी इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अ हायर स्टेशनरी स्टेट टू अ लोअर स्टेशनरी स्टेट। तो यहाँ पर पहली बात यहाँ पर क्या है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड बाय लॉस ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी इमिट करके वापस जो है फिर अपने जो है ओरिजिनल ऑर्बिट के अंदर जो है वापस आएगा। तो ये एनर्जी जो है इमिट होगी, इस इमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करके वापस जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे आएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मीनिंग क्या होता है कि लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकलकर हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, वो ऑर्बिटल के अंदर जाएगा और फिर उस ऑर्बिट से वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट की तरफ आएगा। तो ये प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन कंटिन्यूअस मैनर। ये कंटिन्यूअस नहीं होगा कि चलो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया फिर वापस आया, फिर किसी ऑर्बिट में गया फिर वापस आया। ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होगा व्हेन द इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। सो दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट। The third postulate is the frequency of radiation absorbed or emitted when transition occurs between two stationary states that differ into energy. तो यहाँ पर जो आप जो है देखोगे फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम जो है इस इक्वेशन से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय एच, एंड दिस एच इज नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके पहले भी हमने जो है इसकी वैल्यू को जो है डिफाइन किया था, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है वो हमने बताया है। तो आप देखिए कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब और इमिटेड वो जो है डिपेंड करती है इस वैल्यू पर, जो चेंज इन एनर्जी बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्बिट्स है। यानी मान लीजिए कि पहला ऑर्बिट और पांचवा ऑर्बिट, तो ये दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा ई, और उसको आपको जो है प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड करना है। अब डेल्टा ई की वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू E1 माइनस E2 माइनस E1। तो यहाँ पर दिस इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट। तो जाहिर सी बात है कि आपको पहला ऑर्बिट और जो सेकंड का मतलब पहले से ज़्यादा हायर एनर्जी लेवल, यहाँ पर एग्जैक्टली ऑर्बिट नंबर 1 2 नहीं है, बल्कि मान लीजिए कि ये पहला ऑर्बिट है और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 6th ऑर्बिट में गया, तो E2 की वैल्यू जो है यहाँ पर 6 होगी। तो ये बात जो ध्यान रखना है, मतलब सिंपली आप इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट इसको जो है कह सकते हो। तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज डिफरेंस इन द एनर्जीज। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर जो है डेल्टा ई की वैल्यू जो है पुट कीजिए, तो इट इज E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय H, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज Bohr's frequency rule. This is called as Bohr's frequency rule. तो ये जो आपको इक्वेशन दिखती है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज Bohr's frequency rule. तो यहाँ पर जो है अब अगला जो है हम पोस्टुलेट जो है डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द लास्ट पोस्टुलेट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी ऑर्बिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब यहाँ पर जो है एंगुलर मोमेंटम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैं बताता हूं। एंगुलर मोमेंटम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, और इस ओमेगा की वैल्यू है mvr। तो दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। और ये एंगुलर मोमेंटम जो किसी ऑर्बिट के लिए हो सकता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैल्यू आपको जो है इस इक्वेशन से मिलेगी, दैट इज mvr
इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई। तो यहां पर जो है आप n की जो वैल्यू लिखोगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जिस ऑर्बिट के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है वो ऑर्बिट का नंबर आप लिखोगे 1 2 3 4 एटसेट्रा। thus an electron can move only in those orbits for which the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। तो ये नंबर जो है इंटीग्रल नंबर है 1 2 3 4, तो इसका जो है मल्टीपल रहेगा h अपॉन 2 पाई का। तो इलेक्ट्रॉन के पास में इतना एंगुलर मोमेंटम होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिट के अंदर जाएगा, क्योंकि हमने अभी इसके पहले वाले पोस्टुलेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन का मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट पर जाना और फिर हायर एनर्जी ऑर्बिट से वापस अपने लोअर ऑर्बिट पर आना। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी अपर ऑर्बिट के एनर्जी को गेन कर भी लेता है तो वो उस ऑर्बिट में चला तो जाएगा लेकिन फौरन वापस आएगा, इसलिए कि उस इलेक्ट्रॉन के पास उस ऑर्बिट की एनर्जी तो आ गई लेकिन उसका एंगुलर मोमेंटम उसके पास नहीं आया, इसलिए फौरन वो जो है वापस आएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन। तो ध्यान रखिए जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके पास जो है h अपॉन 2 पाई जो है ये उसका जो है फंक्शन होगा, उतनी जो है वैल्यू उसके पास होगी। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू n इंटीजर ऑफ h अपॉन 2 पाई होगी और n की वैल्यू आपको 1 2 3 4 मिलती है। तो इस तरह से ये जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल है हाइड्रोजन एटम के लिए। अब आगे के टॉपिक में हम जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम जो डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो हम जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके।